नमस्कार। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं दोस्तों, जिनका एक लंबा सफ़र है राजनीति का। 5 दशक से भी ज़्यादा लंबा सफ़र, और आज भी अनवरत ये सफ़र जारी है, बिना रुके बिना थके। चुनाव का वक्त है, आप जानते हैं, और चुनावी वक्त में 80 की उम्र के बाद भी 82 साल लगभग, और इस उम्र में भी लगातार चुनावी प्रचार में आप देखेंगे, सुनेंगे। और इतना ही नहीं, इनके ऊपर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस को मजबूत करना और फिर से सत्ता पर काबिज करवाना। इसीलिए इनकी तरफ वो मतदाता ज़रूर देख रहा है जो चाहता है कि सत्ता परिवर्तन हो। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं ऐसी ही एक शख्सियत, और नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो खड़गे साहब आज हमारे साथ हैं और इनसे बहुत सारे सवाल, चुनाव का वक्त है तो इनसे हम जानने समझने जा रहे हैं। खड़गे साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। और पहला सवाल, चुनाव का वक्त, अभी से 2 महीना पहले आपने एक भाषण दिया था। उस भाषण में आपने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि इस चुनाव में डट के लगो, नहीं तो ये आखिरी चुनाव होगा। क्या मतलब था इसका, क्या मकसद था ये कहने का? नहीं, मतलब ये था कि एक तो हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, दूसरा मकसद ये था कि जो आज बीजेपी की सरकार, मोदी साहब की सरकार जो कदम उठा रही है और लोगों को तंग और तबाह कर रही है, पॉलिटिकल लीडर्स को सता रही है और लेवल प्लेइंग ग्राउंड वो देना नहीं चाहते, और हर चीज़ अगर कोई हमारे पार्टी को मदद भी करना चाहता है, उसको रोकने की कोशिश वो पूरी करती है। और उन्होंने ये भी आज भी ये कर रहे हैं काम कि कोई कांग्रेस पार्टी को चंदा न दे, उनको मदद न करे, इस तरफ भी उनका ध्यान है। तो हम चाहते हैं कि भाई, जब लेवल प्लेइंग ग्राउंड किसी डेमोक्रेसी में नहीं है तो बड़ा मुश्किल ये होता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते जी। तो इस फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए हमने ये कहा कि ये मोदी जी तो ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी को आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म करना चाहते हैं और ऑटोक्रेटिक रूल बनाकर डिक्टेटरशिप के जैसा वो अपनी हुकूमत को चलाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं लोगों को ये कहा, ये देखो, ये आखिरी चांस आपको है इनको सबक सिखाने का। अगर इनको सत्ता में आने से रोक दिए तो आपको डेफिनेटली एक यस मिलेगा और डेमोक्रेसी भी बचेगी जी। और संविधान देश का भी बचेगा, क्योंकि बड़े कष्ट के साथ संविधान गरीबों को मिला है और लोकतंत्र को बड़े इससे हमने हासिल की है जी। और जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खूब टिकाया डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे ये देश चलने के लिए। और गांधी जी का जो उसूल है कि जो कुछ भी हम करेंगे शांति के मार्ग से ही करेंगे, और देश को भी आज़ादी उन्होंने ऐसा ही दिलाया कि देश आज़ाद होगा लेकिन मारपीट के खून खराबे से नहीं होगा जी। तो ये मार्ग उन्होंने भी अपनाया था। वैसा ही नेहरू जी ने भी अपना डेमोक्रेटिक उसूलों पे चलने का, और किसी को उनके ज़माने में तकलीफ नहीं होगी जी। तो ऐसे हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि सबको समान दृष्टि से पॉलिटिकली हम ले चलना। लेकिन मोदी जी ये नहीं चाहते जी। तो किसको कुछ भी बोल देते हैं,
कुछ भी शब्द उपयोग करते हैं और कोई अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोला या गांधी परिवार के खिलाफ बोला तो उसको समर्थन देते हैं। और यहाँ तक कि देश के संविधान को भी एक तोड़ने का काम चल रहा है, क्योंकि बहुत से उनके पार्टी के नेता लोग, पार्टी का एजेंडा नहीं है मोदी जी कहते हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग हमेशा ये कहते हैं तुम हमको 2/3 मेजॉरिटी दो जी, 400 दो, हम आपको संविधान बदल के देंगे, आपके इच्छा अनुसार आपको सरकार मिलेगी और संविधान मिलेगी। ये उनकी जो मंशा है जी। और ये उनके दिल में जो है वो उनके लोगों के मुंह से कहलाते हैं, तो खुद नहीं कहते। खुद तो ये करते कि खुद बाबा साहब अम्बेडकर अगर आए तो भी हम बदलने वाले नहीं जी। तो ऐसे कोई ऐसा स्टेट्समैन या कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा अपने तरीके से बोलेगा। तो क्या लगता है कि यहाँ पे वो फंस गए जब संविधान बदलने की बात उनके ही लोग कह रहे हैं और इनको अब ये वक्तव्य देना पड़ रहा है कि कोई चाहे बाबा साहब आ जाएं वो भी नहीं बदल सकते हैं, और क्या यहीं से चुनाव में ये एक मुद्दा बन गया है? आपके पहले आंसर में इतने सारी बातें हैं कि उससे इतने सारे सवाल में जिज्ञासा में मेरे उसमें आ रहे हैं सवाल, जब मैं एक एक करके जानना चाहता हूँ। क्या यहाँ आपको लगता है कि संविधान वाली बात आपके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और दूसरी बात यहाँ नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी फंसी हुई दिखाई देती है? देखो, ये 2-3 मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट है जी। मेरे लिए नहीं, 140 करोड़ जनता के लिए। कि एक है लोकतंत्र को बचाना, दूसरा है संविधान को बचाना। लोगों को इसका महत्व अभी मालूम नहीं हुआ। आजादी के पहले कोई वोट मांगता नहीं था और कोई वोट के लिए कोशिश भी नहीं करता था, यानी पॉलिटिकल पावर जी उनके हाथ में नहीं था। लेकिन जब संविधान के तहत सभी को वोटिंग का पावर मिला, तब सभी लोग महसूस करने लगे कि भाई एक बहुत बड़ा हथियार है, इसको हम बड़े संभल के यूज करना। जी। तो इसको हम टिकाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत दफा ऐसा होता है, कोई भी चीज जिसको हम चाहते हैं थोड़ी सी इधर उधर अगर हो भी गया तो उसको बचा लेते हैं। जी। तो वैसा संविधान और डेमोक्रेसी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आई बात तीसरे की, जो आदमी जीना है, जीने के लिए खाना है जी। खाने के लिए काम करना है। तो ये जब मोदी जी खुद किसी को काम नहीं दे रहे और किसी को, पहले तो उन्होंने कहा 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा जी, तो किसी को नहीं मिला। 15 लाख रुपए देंगे उन्होंने कहा जी, किसी को नहीं मिला। उन्होंने और भी कहा किसानों के 2 गुने आमदनी करूंगा, वो भी नहीं मिला। यानी मोदी जी की जो गारंटी है वो नहीं देने की गारंटी, वो नहीं देने की गारंटी, वो इससे ही दिखता है। लेकिन चंद लोग क्यों उनके बातों पे भरोसा करते मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे आंखों के सामने ये सारी चीजें
फिर भी आप बिलीव करते हो, फिर भी उनके पार्टी के लोग क्या बोलते हैं, डंके का घोषणा करते हैं। जी जी, हाँ डंके की चोट पर। हाँ, चोट पर, डंके की चोट पर वो घोषणा करते हैं कि मोदी मोदी है तो मुमकिन है। और गजब की बात ये भी है, मोदी खुद बोलते हैं ये मोदी की गारंटी, जी मोदी है तो मुमकिन है। जी मोदी की 56 इंच छाती के सामने कोई इसको रोक नहीं सकता। ये मई बोलने वाला शब्द डेमोक्रेसी में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं, जी बिल्कुल। पार्टी सिस्टम में है, और पार्टी सिस्टम में पार्टी के जो आइडियोलॉजी होती है या पार्टी के जो विचार होते हैं, उन विचारों को लागू करने के लिए आप बोल सकते हैं। जी फिर हम भी पॉलिसी हमारी क्या है उसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल। आपने जो कह रहे हैं वो झूठ है या सत्य से दूर है, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन मोदी जी ये सब छोड़ दिए, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उनके सामने नहीं है, और इन्फ्लेशन का मुद्दा, जो महंगाई इतनी बढ़ रही है जी और लोग खाने के लिए तरस रहे और उनका इनकम भी घट रहा है। हो सकता है चंद लोग खुश होंगे जिनके लिए कुछ मिला होगा, लेकिन बाकी के लोग आज जितने भी मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, किसान हैं और गरीब तबके के लोग हैं, चाहे किसी जाति के हो, वो बहुत नाराज है। और उनको देखिए, जो आदमी खुशहाली से जी सकता था जी उसको आप फिक्र करने को, सोचने को डाले हैं। अगर किसी अपने बच्चे को अच्छे कपड़े लाता था तो उनकी बजट अपनी इतनी घट गई, और दूसरे तरफ आपने इतना डीजल, पेट्रोल, गैस, इसको सब महंगा कर दिया। इतना महंगा कर दिया कि वो कॉमन मैन के रीच में नहीं है ये। और तीसरा ये है कि इतना महंगा करने के बावजूद भी मैं एक सक्षम और अच्छा गवर्नमेंट देता हूँ, ये कहना भी उचित नहीं है। लेकिन कहते रहते हैं, वो छोड़ते नहीं। अपने को जो होना वो कह के छोड़ देते हैं और सबका साथ सबका विकास बोलते हैं। अभी आप जो गारंटी की बात कर रहे थे, तो अभी उनका जो संकल्प पत्र आया है उसके हर पेज पर मोदी की गारंटी है। आपका भी न्याय पत्र आया, जो घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि आपने ऑलरेडी घोषणा पत्र की कमेटी पहले बना ली थी, और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई 5 अप्रैल को आपने उसको लॉन्च कर दिया, अपना मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो लॉन्च होने के बाद से ही आपका मैनिफेस्टो जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है, सुर्खियों में है। नरेंद्र मोदी जी पहले मुस्लिम लीग से शुरू हुए, मुस्लिम लीग से मंगलसूत्र तक, उसके बाद आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। आज भी भाषण दे रहे थे तो ये सारी बातें कर रहे थे। आखिर क्या कुछ इसमें लिखा है कि इतनी सुर्खियां आपका मैनिफेस्टो बटोर रहा है? अरे हम तो उनको दिए हैं, ये तो हिडन एजेंडा नहीं है ना अपना। तो जो हम छपाए हैं वो सब उनको मिलता है। आपने तो समय भी मांगा है उनसे मिलने का। नहीं, मैं इसलिए बोला कि अगर कुछ उनको संशय है जी, अगर वो किसी मुद्दे पे अगर स्पष्टीकरण मांगते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये बोला मैं उनको चैलेंज करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए नहीं किया। वो एक प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हम ये चाहते हैं भाई मिसअंडरस्टैंड, लोगों को भ्रमित मत करो, भ्रम पैदा मत करो, और जो चीजें हैं वो सच बोलो। इससे अच्छा बना लो आप जी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो। लेकिन बार बार कहना कि ये लोग जनगणना कर रहे हैं तो गिनती पे करेंगे, आपके घर में अलमारी में जाएंगे, आपके घर में घुसेंगे, आपका सोना कितना है, चांदी कितना है, वो कितना है,
ये थोड़ी कोई करता है। विरासत टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स की बात है। नहीं, देखो वो मुद्दा हमारा नहीं है जी अब। हम वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी नहीं है। जी, तो आप फिर तो उस मतलब ये सारी चीजें आपके मैनिफेस्टो में नहीं है। वो जैसा कह रहे हैं कि ये संविधान बदलना झूठ है, उन्होंने ही बोल रहे हैं जी ये बात नहीं है। फिर तुम्हारे लोग बोल रहे हैं ना, बिल्कुल। इसीलिए हम क्या कहते हैं, किसी ने किया कहा हो तो उसकी है वो तो ऑथेंटिसिटी जी के लिए हमारे इसमें मैनिफेस्टो में नहीं है। जो चीज़ हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है उस चीज़ का हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हाँ, आप आर्गुमेंट करो उनसे, उनको उनके विचार क्या है, उन्होंने अमेरिका में क्या सिस्टम है, ये जो बताना चाहते हैं तो आप उनसे आर्गुमेंट कर सकते हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि उस नाम से तुम हमारे से छेड़छाड़ मत करो, कि तुम्हारा काम होता है कि हमारे इलेक्शन पे आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं हमारे मैनिफेस्टो पे, लेकिन बार बार कहना मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये मुस्लिम लीग की मैनिफेस्टो है। अरे हमारा मैनिफेस्टो में ये लिखा है, हमने जो 5 न्याय दिए जी और 25 गारंटीज दी, उसमें क्या कहा हमने तो ये कहा कि युवाओं को न्याय देंगे जी, जिसका मतलब है गवर्नमेंट सर्विस में जितने भी सेवा करने की जगह है जी वो भर्ती करेंगे। जी उसमें ये लिखा गया है कि अप्रेंटिसशिप कोर्स करके सब बच्चों को सक्षम करके उनको हम एम्प्लॉयमेंट पे लाएंगे और उनके 1 लाख रुपए सालाना देके हर महीना 8,500 रुपये उनको स्टाइफंड देके हम उनको मजबूत करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये कहा जी, इसमें क्या मुस्लिम लीग का है क्या? ये सब के लिए है। और इसके अलावा भी खड़गे साहब, माफ़ी चाहूँगा बीच में रोक रहा हूँ, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है ये 14वां लोकसभा आप देख रहे हैं, और इस लंबे अनुभव में क्या आपने इस ढंग का प्रचार देखा जहां आप खुद कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में ये सब नहीं है? आपके मैनिफेस्टो में न मुस्लिम लीग की बात है, न मंगलसूत्र छीनने की बात है, न विरासत टैक्स की बात है, न ही मांस मछली की बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है, न मुस्लिम आबादी की बात है। लेकिन ये सब चल रहा है, यहाँ पर प्रचार वैसा हो रहा है। चुनाव आयोग आप लोग गए थे, आपकी पार्टी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग में मिल के आया है। चुनाव आयोग 2 बातों से इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। एक तो यही कि इस ढंग का प्रचार चल रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं एक लंबा अनुभव के आधार पे भी, क्या ये प्रचार इस टाइप का पहले भी होता रहा, और आज अगर हो रहा है तो इस पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है? दूसरी बात, ईवीएम भी, जब चुनाव आयोग की बात आ रही है, ईवीएम भी सुर्खियां बटोर रहा, ईवीएम में भी है, बातें हो रही हैं ईवीएम को लेके, और इस पर संदेह के बादल ऐसे हैं कि लोग बाहर निकलने से अब थोड़ा कतरा भी रहे हैं वोट डालने के लिए। कैसे इन लोगों को, मतदाताओं को ये करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप जाइए वोट दे के आइए, और कैसे ऐसी बातें जो चल रही हैं उसको काउंटर करेंगे जैसे भाषण चल रहे हैं? देखिए, मैंने तो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो बताया जी, और वो लोग कांग्रेस पार्टी को टोकने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा कहना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग इलेक्शन हो, और सभी लोग मिलके अच्छी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को, अच्छे लोगों को चुनने का भी एक मौका होता है। तो लेकिन अब बीजेपी ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते, वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए
कुछ ना कुछ बोलते हैं। अब मैं बोलता हूँ मुझे भूख लगी है, खाना दो, जी वो बोलते हैं नहीं बेकरी में अपनी ये केक मिल रहा है फ्री, फ्री यानी कम दाम में मिल रहा है, वो जाके वहाँ खाओ। मैं बोलता हूँ मुझे नौकरी दो, नहीं नहीं तुम नौकरी नहीं है, पकोड़ा बनाओ। ये कहा कि नहीं? जी हाँ, तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को या ऐसे पार्टी को हम क्या कहना चाहिए? एक पूछते तो दूसरा बोलते हैं। हम पूछ रहे फेयर फ्री इलेक्शन करो, बोले तो कांग्रेस वाले ये नहीं चाहते कि इस देश में संविधान रहे। अरे संविधान को बर्बाद तो आप कर रहे हैं, संविधान को तो तोड़ के मरोड़ के आप लोग अपनी सत्ता चला ले रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म कर रहे हो, ईडी, सीवीसी, इनकम टैक्स, इनको सब मिसयूज कर रहे हो। जी तो ये जब आप खुद ही मिसयूज कर रहे हो और बाद में ये बात भी आप कहते हैं, क्या कहते हैं आप, कि भ्रष्टाचारियों को मैं सहन नहीं करूंगा, जेल के सलाखे के पीछे डालूंगा। लेकिन वो सब इनके बगल में बैठे हैं। जितने लोग भी ये ईडी में उसमें पकड़े गए, उनको जो बदनाम भी किया गया और चंद लोगों को वो होना बोल के डरा धमका के अपने तरफ लिए। जी लेने के बाद वो अपने पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनाने को यूज किए, ना कि भ्रष्टाचार को निकालने के लिए नहीं करे। किसी को चीफ मिनिस्टर भी बनाए जो फुट के आते हैं, किसी को मिनिस्टर बनाए, किसी को राज्यसभा मेंबर बनाए। जी तो ये सब आपने किया है। और आप अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो भ्रष्ट लोगों को क्यों लिए, मैं पूछता हूँ। और आपके पास जाने के बाद क्लीन हो जाते हो। हमारे पास जब तक रहते, दूसरे पार्टियों में जब तक रहते, वो पूरे भ्रष्ट हो जाते। जी और आपके पास जब आते हैं तो मैं तो ये कहूँगा, शाह साहब के पास तो एक बड़ी लॉन्ड्री है, उस बड़ी लॉन्ड्री में एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। और मैं सुना था और देखा भी हूँ कि लोग वॉशिंग मशीन का उपयोग जो करते हैं कपड़े धोने के लिए, धोती, पैंट, जी, शर्ट, जी। साड़ी, ये सब धोने के लिए वो लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन का उपयोग होता है। मैं ये नहीं सुना कि आदमी को भी क्लीन करके आता है वॉशिंग मशीन। वो इतना बड़ा वॉशिंग मशीन शाह और मोदी साहब के पास है। यहाँ के जितने भी भ्रष्ट होते हैं उसमें डाल दिए तो क्लीन होके बाहर आ जाते हैं। तो ये कितने लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, कब तक बनाएंगे? तो आपको लगता है कि ये मैसेज वोटर्स तक, मतदाताओं तक पहुंचाने में आप लोग कामयाब रहे हैं? क्योंकि चुनाव का वक्त है और यही है, अगर जो बातें आप कह रहे हैं इस आधार पे सत्ता परिवर्तन ही एक इसका जो है वो सॉल्यूशन दिखाई देता है। नहीं, सत्ता परिवर्तन के लिए ही सभी डेमोक्रेटिकली इलेक्शन होते ना। जी इलेक्शन जो हर 5 साल को होते हैं सत्ता के लिए होते हैं। जीत गए तो कंटिन्यू रहते। लेकिन आप कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं है। देखो अब चंदा लेते हैं जी, अगर कोई चंदा नहीं देता उसका ईडी का धमकी देते हैं। चंदा दे दिया तो उसको छोड़ देते, केस विड्रॉ कर लेते हैं। और कई कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकी देते हैं तुम चंदा इतना देना, अगर नहीं दिया उसको भी अंदर डालते हैं। आखिरी में क्या करते हैं, देखो हमारे इलेक्शन आए हैं, आप लोग हमको चंदा दो, आपको काम देंगे। तो चंदा भी ले रहे हैं जी, उधर धंधा भी दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। जी, और आप सबको मालूम है
कि देखिए, अगर आप इतने क्लीन राजकारण यानी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो बस मेरे को बताइए कौन से किन मुद्दों पर आपने किया। आपने तो सबको डरा धमका के या तो अंदर डाले, यहाँ तक कि हमारे हेमंत सोरेन को जी उन्होंने कहा कि भाई तुमको अकेला लड़ना है, अगर आप गठबंधन के साथ लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। तब उन्होंने हिम्मत करके कहा, हेमंत ने, भाई जेल जाना पसंद करूंगा लेकिन गठबंधन नहीं छोड़ूंगा। तो आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी में शामिल हो जाओ या गठबंधन में मत जाओ वरना होगा, और अभी अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। नहीं, वही खैर जो चीज़ें उनको मालूम है मुझे मालूम नहीं। ये चीज़ मेरे जी सामने हुई थी क्योंकि हमारी मिली जुली सरकार है वहाँ। जी जी बिल्कुल। तो कहने का ये मकसद है कि आप ऐसा डेमोक्रेसी में डरा के धमका के पैसे वसूल करना, चंदा वसूल करना, दूसरे तरफ उनको हटाना, सत्ता एक ही ट्राइबल चीफ मिनिस्टर है सारे हिंदुस्तान में, जी बिल्कुल। उसको भी आप बाहर कर दिए हो। तो इसका मकसद ही यही है कि लोगों को, पूरे पॉलिटिशियंस को ख़त्म करो और डिक्टेटोरियल ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लाओ। यही काम वो कर रहे हैं और वो ऑटोक्रेसी के बहुत पसंद करते हैं। जी कभी आपको मालूम भी होगा, लोग बात जल्दी नहीं करते। जी उन्होंने अपने को जो होना उनको टिकटें दी, कभी कोई कमेटी में नहीं। सुबह बैठे 11 बजे बैठे तो 12 के अंदर पूरे 200-300 खत्म होता है। तो कहीं चर्चा होती है उनमें, कोई जाकर पूछने की हिम्मत होती। हमारे पास तो ऐसा होता है, इतना फ्रीडम है, बहुत से लोग एक दूसरे को बोलते हैं, देखो हमारा टिकट इन्होंने काटा, उन्होंने काटा, फलाना ने काटा, ये बोलते हैं। कई बार हमारे पास जब लोग गुस्से में आते हैं तब हम समझा बुझा के लेते हैं, या कैंडिडेट भी बहुत दफा चेंज भी होते हैं। जी ये डेमोक्रेसी का लक्षण है और ऐसे लोगों से देश को क्या सीखना है। जी। तो इसीलिए क्या ये जो आपके ऊपर लगातार प्रहार है नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, क्या जाति आधारित जनगणना की जो बात लगातार राहुल गांधी ने अपनी यात्राओं में की है, उसके बाद आपने बिहार में जब सरकार में अभी कुछ दिन पहले थे, उस समय आप लोगों ने बिहार में एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, जाति आधारित जनगणना को आप वहाँ लोगों के सामने लेके आए, और अब की हमारी सरकार आएगी तो हम ये जनगणना करेंगे। क्या ये एक मूल मुद्दा है जो आपके ऊपर अटैक है, पार्टी के ऊपर? देखिए, वो कोई अटैक करे तो हमें कुछ होने वाला नहीं है। हम उसूल के तहत चल रहे हैं। जो आदमी उसूल के तहत चलता है, जो पार्टी उसूल के तहत चलता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। हम क्या कर रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि जाति जनगणना करने से जी समाज को फोड़ने का नहीं। जैसा ब्रिटिश जमाने में भी पहले जाति जनगणना थी, उसके बाद फिर वो बंद हो गई। जी अब भी इन्होंने 2011 का जी रिलीज नहीं हुआ है। CEC अब 2021 का भी रिलीज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? क्या छिपाना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं भाई, अब आप शेड्यूल कास्ट मोहल्ले में जाते हैं, जाने के बाद उस मोहल्ले में किसके घर में कितने ग्रेजुएट है, कितनी नौकरियां मिली है, कितनी संपत्ति उसकी है, यानी जी जमीन है, जायदाद है उसकी, ये अपना
क्या कहेंगे आप, पर कैपिटा इनकम उसका है। जी ये लेना, सबके पास से लेना और लेकर एक प्लान बनाना, भाई इस कम्युनिटी को ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ऐसा तो हजारों कम्युनिटी थोड़ी एक एक अलग बनाते हैं, ग्रुप भी बनाते हैं ना, जी ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ऐसा बनाएंगे। जिस ग्रुप में कम है, ग्रेजुएट कम है, या उस ग्रुप में कोई नौकरी नहीं है, कोई जमीन नहीं है, उसको मजबूत कैसा करना, किस तरीके से करना। जैसा कि नेहरू जी के ज़माने में 5 ईयर प्लान्स थे, जी वो हेल्थ पे कैसा जोर देना, एजुकेशन पे कैसा जोर देना, पब्लिक सेक्टर्स को कैसा महत्व देना, ये सब पंचवार्षिक योजना से ही आए। इनकी नीति आयोग आने के बाद तो बेचना शुरू करें। जी और इस देश में 2 लोग ऐसे हैं, 4 लोग, 2 बेचने वाले हैं, 2 लेने वाले हैं, बाकी के लोगों का क्या है। और ऊपर से कहते हैं कि संपत्ति जो वेल्थ क्रिएटर है उसके पास से छीन लेना चाहते हैं। अरे भाई, यहाँ पर मैं एक आंकड़ा बताऊंगा आपको। जी प्लीज। देखो, 22 व्यक्ति के पास दे ओन वेल्थ इक्वल टू 70 करोड़ पॉपुलेशन। 70 करोड़ पॉपुलेशन के बराबर जो वेल्थ है वो 22 लोगों के पास पास है। जी, तो ये ठीक है? कतई ठीक नहीं है। 20% पॉपुलेशन लिव on less than ₹46 per day. हाँ? मतलब 30 करोड़ लोग, 30 हाँ। क्योंकि 140 करोड़ उसमें से 20, तो लगभग 30 करोड़ 35 करोड़ लोग जो हैं वो, जो आंकड़ा आप दे रहे हैं उस हिसाब से 45 नहीं, ये मेरे आंकड़े नहीं। जी, आप ये जो हाँ रिव्यू जो करते हैं आप जैसे लोग, जो जी उस पर ध्यान देकर, ये शायद मुझे लगता है सरकारी आंकड़ा ही है ये। तो ये तो है। दूसरा, ये जो इनकम इनइक्वालिटी है, जी इसको किस ढंग से ठीक करा जाए। छीना नहीं जाता, ठीक करने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढते हैं, योजना ढूंढते हैं, स्कीम ढूंढते हैं, ताकि उसको भी अपनी संपत्ति बढ़ाने में या उसको इनकम बढ़ाने में फायदा मिले। जी इसको मोदी जी क्या करते, देखो आपकी संपत्ति छीन कर दूसरों को दे रहे। अरे भाई, हमारी संपत्ति, हमारे टैक्स के ऊपर बने हुए पब्लिक सेक्टर तुम तो दूसरों को बेच रहे हो। 22 लोग इस देश की संपत्ति खा रहे हैं जी, और आप चुप आंखें मूंझ के बैठे हो। कॉर्पोरेट्स का 30% पहले टैक्स था, तुमने उसको 22% कर दिया, 8% घटा दिया। जी ऐसा किसानों के लिए कुछ किया, मध्यम वर्ग के लिए कुछ किया, या ऑफिस जो नौकरी करते हैं उनके लिए कुछ किया? बोलना आसान है, अगर ऐसे जुमले बना के भाइयों और बहनों लोगों को देखकर भावनात्मक, आखिरी में राम रहीम, ये अपना क्या कहेंगे आप, हनुमान, ये सब आपको याद आता उस वक्त। देखो, सच का साथ दो। और ये जो आज लोग परेशान हैं इनके वजह से, और जो अमीर और गरीब में खाई बढ़ते जा रही, उसका मूल ढूंढो ना, क्यों जा रहा है। टैक्सेस तो उनके ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, उनको कम कर दिए। और यहाँ पर ट्रैक्टर पे जीएसटी लगाए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में जीएसटी लगाए, फर्टिलाइजर पे जीएसटी ज़्यादा। अरे
जो आदमी वेल्थ क्रिएट करता गरीब किसान अपने मेहनत से, तो उसको उसके हर इक्विपमेंट में, उसके हर इस पे आप टैक्स लगाए, दूसरों पे नहीं है जी। तो ये जो है ऐसे दूंगा उनको कैसा आप मदद करेंगे, फर्टिलाइजर की कीमतें कैसा कम करेंगे। आप जब इसकी बात करते हैं वो आपको धर्म के नाम पे घेरते हैं, राम मंदिर की बात लगातार होती है, हालांकि आप उस पर बोल चुके हैं पहले, कई मंचों से बोल चुके हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए भी बताइए कि आपके ऊपर अभी भी नरेंद्र मोदी जी, उनकी पार्टी आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय हमने आपको बुलाया, आप लोग आए नहीं। देखो बार बार उसको मैं जी छेड़ना नहीं चाहता। अरे आप तो जगजीवन राम जी जब हिंदू यूनिवर्सिटी में मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जी वहाँ पर एक डिपार्टमेंट संपूर्णानंद जी जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उनका उन्होंने उद्घाटन करने के लिए बुलाया। जी पहले विरोध हो गया, वो उनके कान तक नहीं पहुंचा होगा, फिर बाद में सब लोग मिलके उनको बुला लिए। जी बुला लेने के बाद यूं उन्होंने उद्घाटन किया, मूर्ति को हार डाला, वहाँ से निकले और घर पहुँचने तक, गेस्ट हाउस पहुँचने तक गंगा जल डाल के, दूध डाल के उसको क्लीन करे। ये मानसिकता जब आपकी है, आप दूसरों को टॉलरेट करते हो। अच्छा, ये वो फंक्शन भी आपकी थी ना। कोई आज तक देश में या कहीं भी अपना ये क्या बोलते प्राण प्रतिष्ठा, जी ऐसा कोई लीडर किया है? नहीं। साधु संत निष्ठावान उसके ऊपर रहने वाले की तुम इलेक्शन के लिए खुद ही करते हो, वो मंत्र पढ़ते रहते हो, तुम डालते रहे। ये आस्था का प्रश्न है जी। हर आदमी अपने अपने भगवान पे, जिस भगवान पे आस्था है वो जाता है। हमने हमारे पार्टी के लोगों को भी कहा तुम जाइए, किसी को रोक नहीं है, लेकिन मेरे लिए रोक इस समाज ने डाला है कि किसी भगवान के मंदिर में तुम आने नहीं देते, मेरे लोगों को पढ़ने नहीं देते, मेरे लोगों को पानी नहीं देते, मेरे लोगों को अगर घोड़े पे ब्राइड ग्रूम अगर जा रहा है शायद उसको पुल डाउन करके मारते हो जी, उसके मुंह में पेशाब करते हो, औरतों का रेप करते हो। ये रोको ना। ये करने वाले किनके साथ है? तुम्हारे साथ है। और मेरे को पूछ रहे क्यों नहीं है? ये इंसल्ट किए। क्या इंसल्ट है? मेरे को भी हंसता है। मैंने वहाँ पर गुलबर्ग में एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर बना जी, जिसका उद्घाटन मैं नीचे था, नीचे बैठ के दलाई लामा ने उसका जो भी करना है जी, उन्होंने किया। तो हम नहीं गए उसमें, कहीं दूर बैठे। यहाँ पर तो कि भगवान का अवतार ही उन्होंने ऐसा जैसा शुरू किए। और जब आप ये बात करते हैं तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ मोदी जी को, अरे भाई बुद्धा तो विष्णु का अवतार मानते हो जी, 9वां अवतार मानते हो, जी। फिर उसकी पूजा क्यों नहीं करते आप? बड़ा प्रश्न है ये। हाँ? ये बहुत बड़ा प्रश्न आप कर रहे हैं। मतलब ये बात अभी तक किसी ने ये सवाल उठाया नहीं, और सच बताऊं तो मेरे जहन में भी नहीं आया क्योंकि 10 अवतार में से 9वां अवतार है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध। अरे उसको छूना भी नहीं चाहते तुम, उसकी पूजा भी नहीं करना चाहते, और बुद्धम शरणम गच्छामि भी बोलना नहीं चाहते, और दूसरों को टीका करते फिरते हो।
तुम्हारी आस्था तुम्हारी जगह, हमारी आस्था हमारे जगह। लेकिन हम सब डेमोक्रेसी में नहीं लाना चाहिए। डेमोक्रेसी में हम जनता के सेवा के लिए आए हैं, वो सेवा करो। अब आपको जो कहना है करो। और अब आप और आपके सभी चेले चपाटे सब संविधान बदलने की बात करते हैं। निकाल दो उनको पार्टी से, उनको टिकट मत दो। ये नहीं करते। जिनको जिनको टिकट दिए वही बोल रहे हैं। अब जिनको जिनको टिकट दिए वही बोल रहे हैं, क्योंकि आप सहन कर रहे हैं ना। आप यानी तुम बोलते रहो, मैं ये करते रहता हूं। तुम मारो, मैं माफी मांगते रहता हूं। ये उनकी मंशा है। तो ये ऐसा मुल्क नहीं बनता। मुल्क सबको लेकर चलना, ये मुल्क वो है। और हर चीज को तुम इतिहास बदलने की बात करते हैं, वो करने की बात करते हैं जी। अरे इस देश में विद्या की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोले गए, नालंदा जैसे, इधर तक्षशिला जैसे जी। हाँ। और प्रचार भी हमारे स्थानीय धर्म को या पटना से या कलकत्ता से लेकर किर्गिस्तान तक गया, अफगानिस्तान तक गया जी। ग्रीक तक गया, उसकी कोई कदर नहीं करते हम। और अभी मंदिर 1/3 भी नहीं बना, जाके वहां पर तुमने उठा लेते हो। तो ये जो है वोटों की पॉलिटिक्स जी आप करना बंद करो। आप करो, फेयर फ्री इलेक्शन करो। जी अगर आप जीतेंगे जी। ठीक है, क्योंकि जनता का एक गंभीर प्रश्न आप उठा रहे हैं और फेयर इलेक्शन की बात भी कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी हो रही है, जो आपके लिए नहीं है। और उन सब के बीच आपका इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन आप अपना मैनिफेस्टो ले आए। इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल, घटक दल हैं, वो भी कई लोगों के मैनिफेस्टो आए हैं। क्या आप लोगों का कॉमन मिनिमम कोई प्लान सामने आने वाला है इस चुनाव के दौरान? नहीं, सबके विचार एक ही है। एक दो विषय पे है, वो हम जब गवर्नमेंट बनेंगे तो उसमें जो भी ठोस मिनिमम प्रोग्राम का कदम उठाएंगे। चुनाव में नहीं, अभी इस दौरान नहीं ला रहे हैं। नहीं, इस दौरान में तो हमने मोर और लेस सभी के कॉमन प्रोग्राम्स हैं और इसमें कोई भेद नहीं है। कोई एक दूसरे का गंभीर ऐसे कोई चीजें नहीं है जिसको हम ठुकरा सके। लेकिन सब रहता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करते वक्त हमको चंद चीजें ही चुनना पड़ता है। हमारे बजट के आधार पर, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर करते हैं। वो देखेंगे, करेंगे। वो सरकार बनने के बाद आप करेंगे उसको। करेंगे उसको। उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा, देश का सबसे बड़ा राज्य है और कहते हैं कि वहाँ से अगर 80 सीटें हैं मैक्सिमम, जो ले गया वो उसकी सरकार दिल्ली में बन जाती है। उत्तर प्रदेश में आपका जो साथी दल है वो समाजवादी पार्टी है। आप भी 17 सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन 2 सीटों की चर्चा खूब हो रही है खड़गे साहब। वो सीट है रायबरेली और दूसरी सीट है अमेठी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिक्र बार बार आ रहा है। कितना दम है, क्या सच्चाई है इसमें? देखो, पार्टी डिसाइड करेगी कि उन सीटों पे कैसा लड़ना, और हम जब वक्त आएगा तब पत्ते खोलेंगे। जी। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीटें, पहले 180 बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं 150 सीटों तक बीजेपी सिमट जाएगी। 350 सीटों की बात आप कह रहे हैं कि हम लोग 350 सीटों के लगभग लड़ेंगे। अभी मैं देख रहा था 308 या 311 सीटें आप लोगों ने घोषणा कर दी हैं। आप लोगों ने अपना लक्ष्य क्या रखा है? हमारा लक्ष्य यही है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को सत्ता से दूर रखे। जी। सत्ता से दूर रखने के लिए हमको कितने नंबर चाहिए, उतने नंबर आ जाएंगे गठबंधन को।
ये आपको है, उम्मीद है कि सब मिल करके उतना उम्मीद। 272 पार करेंगे? उम्मीद है, जी उम्मीद के ऊपर ही आदमी जीता है। बिल्कुल। लेकिन हम भी उम्मीद भी रखते हैं, कोशिश भी करते हैं। 370, मैं आर्टिकल 370 की बात कर रहा हूँ। मोदी जी ने अपनी पार्टी के जीत का जो आंकड़ा दिया है वो 370 का दिया है। 370, आर्टिकल 370, फिर उसके बाद 3 तलाक, फिर इन सब की चर्चा तो करते ही हैं नरेंद्र मोदी अपनी उसमें, क्योंकि और राम मंदिर, ये 3 बातें तो कर रहे हैं। उसके अलावा सीए इंट्रोड्यूस किया, अभी एनआरसी की बात हो रही है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी हो रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, खासकर एनआरसी और सीए और इन सब को लेकर? देखो, सारी चीज़ें हमने, जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो हमने बताया है अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, और उसको ज़्यादा फिर एक को 2 करना, अलग अलग डिवाइड करके बात करना ठीक है। जो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है वो ज़रूर करेंगे। इसके अलावा भी जब इंडिया गठबंधन की सहमति किन किन चीज़ों पे होती है वो ज़रूर करेंगे। नहीं, चर्चा ये हो रही थी कि आपने सीए के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए ये सवाल मैं किया था, और खासकर केरल और बाकी राज्यों में इसकी चर्चा खूब की गई बीजेपी की तरफ से, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि कुछ क्लैरिफिकेशन हो। हमारे पार्टी के 2-4 नेता बोले, फिर मैं वही बोलना नहीं चाहता। चिदम्बरम बोले, दूसरे हमारे पार्टी के साउथ के लीडर्स भी बोले हैं, इधर भी हम पार्लियामेंट में भी हम अपोज करें जी। ये सारी चीजें हैं। फिर उसको क्या है, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देके उसका लाभ ये उठाना चाहते हैं, उसको चर्चा में रखना। जी। अरे जो बोलना है, हमारे व्यूज तो लोकसभा में, राज्यसभा में रखे हैं। जी। फिर आप बार बार ये क्यों उठाते कि ये चीजें सर्कुलेट रहते होना, और ये चीजें हिंदू मुसलमान वो बनाना, ये यानी अच्छी नीयत से ये नहीं बोलते। उनका नियत क्या है बोले तो किसी ना किसी ढंग से ये बार बार उठाया, चर्चा में आना, पोलराइज करना, ये उनका मंशा है। जी। अभी ठीक चुनाव से पहले खड़गे साहब, बस थोड़ी सी अनुमति चाहता हूं, बस एक सवाल और, कि ठीक चुनाव से पहले आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अब चुनाव है, आर्थिक पक्ष, आप फाइनेंशियल क्राइसिस से पार्टी गुजर रही है, ऐसा लगातार सुनने में आता है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? नहीं, जितनी कोशिश करना है कर रहे हैं। हमारे वर्कर्स चंदा भी दे रहे हैं, और जो चंदा दिया हुआ पैसा था वो भी 14 लाख उन्होंने उसके ऊपर 135 करोड़ का दंड डाला है। जी। तो दिक्कत तो है, लेकिन हमने अपने वर्कर्स को कहा कि तुम डोर टू डोर जाओ। हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स के लिए पैसे नहीं है, ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, और दूसरे जो चीज़ें हैं उनको भी नहीं कर सकते। अब हम जो गारंटी कार्ड बनाए हैं तो उन डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आपने दिल्ली से शुरुआत की थी, और बूथ वाइज तुम मजबूत बन के लोगों को इसके बारे में बताओ। ये हम बूथ वाइज, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये कैंपेन हमने चलाया है। आखिरी सवाल, फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है, कल दूसरे फेज का चुनाव है। पहले फेज से क्या खबरें आप तक, क्या उम्मीद आप, और दूसरे फेज को कैसे देखते हैं? देखिए, पहला फेज का तो हमारे रिपोर्ट जो मिले हैं हम आगे हैं, और दूसरा ये जो है सेकंड इसका, इसमें भी हम आगे रहेंगे, इसलिए कि लोग जब ट्रेंड देखते हैं तो उस ट्रेंड के ऊपर थोड़ा कुछ ध्यान देकर वो मत वोट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोशिश तो हमारी है कि हम पूरा नंबर जी बीजेपी को रोकने लिए सत्ता से
उनको रोकने के लिए जो करना है हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जनता भी साथ दे रही एक लंबा अनुभव है है। ये अंडरकरंट है इस जी, बार अंडरकरंट दिखाई देता या है। और लोग बात नहीं कर रहे हैं लेकिन वोट जरूर दे रहे हैं। लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो कम हुआ है, ये क्या कारण हो सकता है? एक तो निराशा धूप। क्यों? अच्छा, धूप जी और लोग हमारे लोग कैसे रहते हैं, जरा धूप सहन नहीं करते, बारिश आए बारिश भी सहन नहीं करते, और चंद लोग तो बाहर लाने के लिए कोशिश नहीं करते। इससे थोड़ा ये होता है, लेकिन फिर भी ठीक तरीके से चल रहा है। जी, और हम ये कोशिश करेंगे अब ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करो। जितना ज़्यादा आप वोटिंग करेंगे उतना फायदा जो पैदल चलने वाले आदमी को लाभ होगा उसका। मतलब गरीब तबका, जो आप आंकड़े बता रहे थे, उस तबके को ज़्यादा लाभ हो, ये आपकी कोशिश रहेगी। उनसे ये जो आप अभी बता रहे थे, हाँ जिसमें जी। जो गरीब तबका है, जिसको रोज के या। जो 45-46 रुपए मात्र कमा पा रहा है, उस पर आपका ज़्यादा फोकस है। नेचुरली हर एक का होना चाहिए। अरे आप 22 लोगों के पास अगर आपका 70% सॉरी 70 करोड़ 70 करोड़ आबादी के बराबर 22 लोगों के पास धन 22 है। ये है, तो इसका तो चिंताजनक है ना। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए और नहीं, 80 ये करोड़ तो लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। 5 किलो। जी, अरे हमने तो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए हैं, उसके तहत तो हमारे कर्नाटक में 35 केजी देते थे एक फैमिली को। तुम 5 केजी देकर वो ऐड करके ये नहीं बोलना कि मैंने कराया। तो एक्ट ही है, एक्ट के मुताबिक तुमने 5 केजी जी, ज़्यादा किया, इसका कोई महत्व नहीं है। जो फाउंडेशन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। मैं उस मंदिर को चुना लगाया, ये मेरा चुना है बोलने में कोई महत्व नहीं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको खड़गे साहब कि आपने इस बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त निकाला चर्चा के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी चुनाव, जो चुनाव है जिसमें जिन उम्मीदों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, और देश की गरीब जनता और तमाम बहुत सारे मुद्दे आपने गिनाए, उन मुद्दों के साथ आप आगे बढ़ें, आपकी पार्टी आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं आपको, और बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे, अभी देख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बल्कि राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष हैं, और बेबाक उनकी बातें, और आप जानते हैं कि इनके भाषणों को सुनिए और उसी दमखम के साथ अपनी बातों को रखते हैं, चाहे वो सदन के अंदर हों या किसी भी मंच से हों। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।